सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं लाख की चूड़ियाँ। इसमें लेखक जो कि अपने मामा के गांव जाता था तो वहाँ बदलू नामक एक व्यक्ति है जो चूड़ियों का कारोबार है उसका, वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो आगे अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। मैं पौधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कह रहा है कि बहुधा बहुधा का मतलब होता है प्रायः या अधिकतर, ज्यादातर। तो जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, लेखक के स्कूल की जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो वह ज्यादातर अपने मामा के गांव जाता था और वहां पे एक आध महीने रहता था। एक महीने, आधा महीने, जितने दिनों की छुट्टी होती थी वह वही मामा के गांव ही रहता था या मामा के घर पे ही रहता था। जब स्कूल खुलने का समय आता तब वहां से वापस आता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक यहाँ बता रहा है कि ऐसा 2-3 बार ही हुआ था। वो अपने मामा के गांव 2 या 3 बार ही गया था। उसके बाद लेखक के पिता, जो कि एक सरकारी नौकर थे, उनकी उस शहर से, जिस शहर में थे उस शहर से दूर किसी शहर में बदली हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है उनका। उसके बाद वह अपने मामा के गांव नहीं जा पाता। दूर होने की वजह से अपने मामा के गांव फिर गर्मी की छुट्टियों में नहीं जा पाता। इसीलिए एक लंबे अंतराल के बाद, कई सालों के बाद वह अपने मामा के गांव गया। हर साल जिस तरह से जाता था उस तरह वह नहीं जा पाता। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जो बचपन में उसे लाख की गोलियां पसंद थी, लेकिन वही बालक जब 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के गांव जाता है तब उसे उस लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती है। लाख की गोलियों में उसके लाख की गोलियों में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। अतः इसीलिए अपने मामा के गांव में मौजूद रहकर भी, वहां पर होते हुए भी उसे बदलू का ध्यान नहीं हुआ। होता क्या है, जब हमारी आवश्यकता किसी से होती है, जब हमारी किसी से जरूरत होती है, किसी से कोई काम होता है, हम उसके लगातार संपर्क में रहते हैं, हम उससे बात करते हैं या उसके यहाँ आना जाना रहता है। लेकिन जब हमारी उस व्यक्ति से कोई काम नहीं हो, कोई जरूरत नहीं हो, तो नजदीक रह करके भी आदमी वहां उसके पास नहीं जाता, बेवजह मतलब कि नहीं जाता। ये मनुष्य का स्वभाव है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तो लेखक को एक आश्चर्य होता है, गांव में एक परिवर्तन दिखाई देता है। वह परिवर्तन क्या था कि गांव में जो भी महिलाएं हैं, जिस गांव की पहले की महिलाएं लाख की चूड़ियां पहना करती थी, अब उसी गांव में महिलाएं कांच की चूड़ियां पहन के घूम रही हैं या कांच की चूड़ियां पहने हुई हैं। विरले ही हाथों में, विरले मतलब होता है कि इक्का दुक्का या कम संख्या में, या इक्का दुक्का कोई हाथ होंगे, स्त्री होगी जो लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। बाकी सारी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया।
बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। एक दिन की घटना है जब लेखक अपने मामा के घर पे मौजूद रहता है, तो लेखक के मामा की एक छोटी सी लड़की जो कांच की चूड़ी पहने हुई थी, वह बारिश के महीने में फिसल कर गिर जाती है। गिरने के बाद कांच उसकी कलाई में, कांच की चूड़ी जो है टूटकर उसकी कलाई में घुस जाता है या घाव कर देता है और उस घाव से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। यह देख करके जब ऐसी घटना हुई तो बदलू भी चूड़ियां बनाता था, लेकिन लाख की चूड़ियां उसकी थी, तो लाख की चूड़ियों से ये सब घाव होने का कोई चांस नहीं था या घाव नहीं हो सकता। इसीलिए लेखक के दिमाग में बदलू की याद आई या लेखक बदलू को याद किया। यही वजह थी कि उससे जुड़ी हुई घटना थी, इसलिए लेखक को तुरंत बदलू की याद आ गई। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो जिस समय यह लेखक के मामा के लड़की के कलाई में चोट लगी, उस समय लेखक के मामा घर पर मौजूद नहीं थे। यही कारण है कि लड़की को जहां घाव लगा था उसका मरहम पट्टी लेखक को ही करवानी पड़ी या करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बंधु का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिला। इसीलिए अचानक सहसा मतलब कि अचानक, एकाएक, इसीलिए लेखक को एकाएक बंधु का ध्यान आया और लेखक को लगा कि हमें बंधु से मिल लेना चाहिए, ये चल के बंधु से एक बार मुलाकात कर लो। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। इसलिए मैं शाम को घूमते टहलते हुए बदलू के घर गया। बदलू एक चबूतरा, जैसे जानते हैं गांव में लोग पेड़ों के किनारे पर एक चबूतरा बना दिया जाता है कि जिसपे लोग बैठते हैं, लेट जाते हैं। इस तरह से गांव में वहां पे चौपाल भी लगते हैं। इस प्रकार से वहां एक चबूतरा था, उसी पे बदलू लेटा हुआ था। चबूतरा जो कि बदलू में चबूतरे पर नीम के नीचे चबूतरा जो था, उसी नीम के नीचे बदलू एक चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जब लेखक वहां पहुंचता है तो बदलू से अभिवादन स्वरूप कहता है कि नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, बदलू ने जवाब दिया नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब देखता रहा, ताकता रहा, देखना। तो जब लेखक ने जब बदलू से नमस्ते किया तो बदलू ने उस नमस्ते का जवाब तो दिया और अपनी चारपाई से उठ करके खाट पर बैठ गया। अपने मतलब कि उठ करके जो लेटा हुआ था, उठकर वो बैठ गया चारपाई पे और वह काफी देर तक लेखक की तरफ देख रहा था और उसे पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि बदलू लेखक को बचपन में देखा था, एक लंबा अंतराल बीत चुका था, 8-10 साल का समय बीत चुका था। इस बीच में लेखक में काफी परिवर्तन आ गया था, लेखक के स्वरूप में, चेहरे में काफी बदलाव आ गया था, जिससे बदलू लेखक को पहचान नहीं पा रहा था। मैं हूं जनार्दन काका। लेखक का रंग मैं हूं जनार्दन, मैं जनार्दन हूं काका। आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक कहता है कि मैं जनार्दन हूं काका, मैं जनार्दन हूं। मैं आपके पास गोलियां बनवाता था, लाख की गोलियां बनवा करके ले जाता था खेलने को। इस तरह से उसने अपने परिचय बताया। बदलू फिर भी चुप रहा, बदलू फिर भी कोई जवाब नहीं दिया।
मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। बदलू चुपचाप रहा, मानो इस तरह मान लीजिए जैसे वह अपनी स्मृति में सोता यादगार, वह अपनी यादों का जो पटल, यादों की जो पटल है उस पर अतीत मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय का चित्र उतार रहा था। जैसे कि मान लो कि बीते हुए समय को याद कर रहा था अपनी यादों में, और तब उसे लेखक याद आ जाता है, लेखक को वह पहचान लेता है और फिर अचानक बोल पड़ा या अचानक फिर कहने लगा, आओ आओ लला, आओ आओ बेटे बैठो, और बहुत दिनों के बाद तुम गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक जैसे कि बदलू काका ने लेखक को बैठने के लिए कहा, तो लेखक जो है चारपाई पर बैठते हुए जवाब दिया कि हाँ काका, इधर मुझे आने के लिए समय नहीं मिला या मेरा आना नहीं हुआ, समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इधर आया नहीं। इधर का मतलब बदलू के यहाँ से नहीं है, मतलब अपने मामा के गांव नहीं आ पाया था। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर तक दोनों चुपचाप रहे, लेखक और बदलू। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो लेखक वहां बैठकर इधर उधर चारों तरफ देख रहा है। जिस मछिए पर बैठकर बदलू चूड़ी बनाने का काम करता था वह मछिया भी नहीं दिखाई दी, और जिस भट्टी में वह लाख को पिघलाता था, आपने देखा होगा जो बढ़ई वगैरह होते हैं, जब वो कुछ चीजों को पे तेज रखते हैं या जाते हैं, जब कोई लोहा वगैरह में पीट करके अलग आकार देना होता है, तो वो सबसे पहले लोहे को उस भट्टी में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको पीटते हैं। तो इस तरह से, जिसे हम लोहार भी कहते हैं, गांव की भाषा में लोहार भी बोलते हैं, बढ़ई होते हैं वैसे। तो इस तरह से वो भी मतलब भट्टी से ही सब पहले उसको लाल करते फिर उसका काम करते। ठीक उसी प्रकार से बदलू भी एक भट्टी बदलू के पास रहती थी जिसमें वो लाल को पिघलाता था, पिघलाने के बाद वह उसे चूड़ी का आकार देता था। तो अब लेखक देख रहा है बदलू की न तो मछिया दिखाई पड़ रही है जिसपे बैठकर काम करता था, न वह भट्टी दिखाई दे रही है जिसमें वह लाख को पिघलाकर चूड़ी बनाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने कहा कि काका, आजकल आप काम नहीं करते हो, कोई काम धाम नहीं कर रहे हो? नहीं लगा, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, मतलब उसके बाद बदलू जवाब देता है, काम कई सालों से बंद पड़ा है बेटा, काम कई सालों से हमने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे बनाई हुई जो लाख की चूड़ियां हैं, लाख की चूड़ियां किसी को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? लाख की चूड़ियों में कांच की चूड़ियों जैसे चमक नहीं है, हल्की नहीं है। इस वजह से लाख कांच की चूड़ियों की तुलना में कोई लाख को पसंद नहीं करता। तो जब अगर लाख की चूड़ियों की बिक्री नहीं है तो हमारा बनाने से नुकसान ही है, तो इसलिए मैं उसको बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न अल्लाह, आजकल सब काम मशीन से होता है। तो बदलू कहता है कि गांव गांव में, सभी गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो गया है, लोग कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। फिर वह कुछ देर तक चुप रहा, बदलू कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोलने लगा, मशीन युग है, यह मशीनों का समय है, युग है लाला, यह मशीनों का युग है। आजकल हर काम मशीन से किए जाते हैं, हर काम मशीन के माध्यम से ही होता है, मशीन के द्वारा हर काम होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। तो आगे बदलू कह रहा है कि जो खेती बाड़ी का काम होता है
जो लोग किसान हैं, खेती का काम करते हैं, तो खेत भी आजकल ट्रैक्टर से या मशीन से ही जुतवाते हैं। और दूसरी बात ऐसी है, जितनी सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, जितनी निखार कांच की चूड़ियों में है, उतनी सुंदरता लाख की चूड़ियों में नहीं आ सकती। इस वजह से भी लोग कांच की चूड़ियां पसंद करते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक कह रहा है कि काका, कांच की चूड़ियों में सुंदरता तो होती है, लेकिन वो टूटता भी जल्दी ही है। इस तरह से, और टूटने पे खतरनाक भी साबित हो सकता है या खतरनाक भी होता है कि उससे चोट लग जाती है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। नाजुक का मतलब कमजोर। चूड़ियों के बारे में कहा गया है कि बदलू काका कहते हैं कि लला बेटा, कांच की चूड़ियां जो है कमजोर तो होती ही हैं। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। यह बताते बताते उसका गला सूख जाता है और वह खांसी उसे आती है काफी देर तक, कुछ समय तक खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ज्यादा उम्र भी हो गई है, इसे दमा का रोग है। दमा जिसमें सांसें फूलने लगती हैं, सांसें रुकती नहीं है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस तरह लेखक ने अनुमान लगाया कि इनको दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उस तरह से धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है। ढलना मतलब धीरे धीरे कम होना, कमजोर होना। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर रही थी। उसके हाथ और माथे की नसें दिख रही थी। उभर आई मतलब सामने दिख रही थी। और हाथ और माथे की नसें कब उभरती हैं? जब शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर होती है तो ये हमारी जो नसें, अभी हमारी शरीर भरी हुई है, तो इस तरह से हमारी सारी नसें दिखती नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है, वृद्धावस्था आती है और उसमें शरीर कमजोर होती है, तो सारी नसें उभर करके दिखने लगती है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दवा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जब लेखक उसको देख रहा था या अनुमान लगा रहा था दमा है, तो पता नहीं कैसे शंका में थोड़ा संदेह, जो लेखक संदेह कर रहा था, उस संदेह को पता नहीं कैसे बदलू काका को पता चल जाता है। भापना में जान लेना, कैसे पता नहीं कैसे जान ले, तो वह मतलब कि लेखक को बदलू काका बोलते हैं कि मुझे दमा नहीं है, बल्कि यह फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब मौसम के अनुसार, मौसम बदलते मौसम के हिसाब से कुछ समय तक खांसी है, फिर वो खांसी समाप्त हो जाएगी, खांसी चली जाएगी। तो इस तरह होता है, जब मौसम में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो खांसी जुकाम ये सब होते हैं। तो उसे फसली या मतलब फसली खांसी बोलते हैं, यानी समय के अनुसार वो होता है और अपने आप सही हो जाता है। तो बदलू ने कहा कि बस महीने 2 महीने से आ रही है, 1-2 महीने से मुझे इस तरह की समस्या है, 10-15 दिन का समय और है, उसके बाद अपने आप वो सही हो जाएगा, खांसी गायब हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब पीड़ा, दर्द। लेखक चुप रहता है, शांत रहता है। मुझे लगा लेखक ऐसा महसूस कर रहा है या लेखक ऐसा मान रहा है, उसे लग रहा है कि बदलू के अंदर कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है, बहुत बड़ी पीड़ा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक ऐसा महसूस कर रहा है कि मशीनों के आ जाने से, मशीनी युग के विकास हो जाने से, आगे आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाथ काट लेना मतलब बेरोजगार होना।
कि उनकी रोजी रोटी छिन गई है। इस तरह से लेखक ऐसा सोच रहा है। फिर कुछ देर तक वहां पर शांति रहती है, दोनों चुप हो जाते हैं और फिर इस तरह लेखक अच्छा महसूस नहीं कर रहा है कि कहीं अगला आदमी पीड़ित है, उसकी रोजी रोटी छिन गई है, इसलिए कुछ देर तक दोनों शांत रह जाते हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर जिस बात से या जिस विषय पे सामने वाला पीड़ित हो या दर्द हो तो ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। लेखक ने यह समझ करके बातों का जो विषय है वो बदल दिया, यानी जो चूड़ी पे बातें हो रही थी अब लेखक ने आम पे बातें करना शुरू कर दिया। इसीलिए लेखक ने पूछा कि काका आम की फसल कैसी है इस साल, ताकि वह मतलब जिससे बदलों को पीड़ा हो रहा था वो पीड़ा खत्म हो जाए या वह मतलब विषय को हट जाए, वो विषय मतलब विषय समाप्त किया जाए। इसलिए मतलब की बात इस प्रकार की बात लेखक ने शुरू की कि आम के विषय पर ले जाकर के उस बात को शुरुआत की। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। तो वह कह रहे लला मतलब किसी पुत्र समान कोई हो उसे मतलब बड़े प्यार से लला कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं लला बहुत अच्छी है। इस साल आम बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत आम फरे हैं, फलियां उसमें आम में बहुत आई हैं। उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक का मतलब कि बड़े खुश होकर के, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। इस तरह से उसने मतलब खुश होकर के जवाब दिया। और अंदर जो घर के अंदर बदलू की एक बेटी है जिसका नाम रज्जो है, तो वह रज्जो को आवाज देता है कि रज्जो लला के लिए कुछ अंदर से आम लेकर आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मुखातिब होना मतलब कि मुड़ करके या उसके सामने होकर के, मुंह के सामने होकर के। फिर बदलू जो है लेखक की तरफ अपना चेहरा करते हुए, चेहरे की तरफ अपना मुंह करके, लेखक के चेहरे की तरफ अपना मुंह करके बोला कि लला या बेटे मुझे माफ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मुझे तो याद ही नहीं था कि तुम्हें आम भी खिलाए, मैं बातों बातों में नहीं पूछा, इसलिए मुझे क्षमा करना। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो लेखक कहता है कि नहीं कोई बात नहीं काका, इस साल तो हमने बहुत सारे आम खाए हैं। तो बदलू कहता है वाह वाह, क्या बात कर दी तुमने लला, तुम क्या बात कर रहे हो? बिना आम खिलाए, यानी आम खिलाने बगैर आम खिलाए तुम्हें मैं कैसे जाने दूंगा? यानी जब तक मैं तुम्हें आम खिला नहीं दूंगा तब तक तुम्हें मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। इसलिए मुझे वह दिन याद आया जब मैं उसके यहाँ बचपन में जाता था और वह गाय की मलाई, गाय के जो दूध की मलाई निकलती थी वो मेरे लिए बचा के रखता था। वह दिन मुझे याद हो गया कि उसका प्रेम मेरे प्रति कितना था, यानी बदलू का प्रेम लेखक के प्रति कितना था, इसलिए लेखक उन दिनों को याद करता है। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। इसीलिए उसे गाय के बारे में भी लेखक ने पूछा कि गाय कैसी है, गाय ठीक है? गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? फिर बदलू जवाब देता है कि लला अगर गाय मैं रखता तो गाय को चारा या उसके जो चारा वगैरह होते हैं मैं उसको कहाँ से खिलाता, जब मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। इसीलिए मैं मजबूर होकर के गाय बेच दी 2 साल पहले। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। ये सब बातें आपस में बदलू और लेखक कर रहे थे। तभी बदलू की बेटी रज्जो अंदर से एक डलिया में से एक टोकरी में आम, बहुत सारे आम लेकर आती है, पके हुए आम लेकर आती है। तो लेखक इसको देखकर कहता है
कि इतना ज्यादा आम मैं नहीं खा पाऊंगा काका, इतना आम लाने की क्या जरूरत थी। वाह वाह, वह हंस पड़ा। सारी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत, बखत जो है बिगड़ा हुआ रूप है, ये शुद्ध रूप इसका वक्त, एक वक्त में, एक समय पे। तो बदलू काका कहते हो, वाह वाह क्या बात कर रहे हो, तुम शहर के हो ना, इसलिए तुम्हें इतना आम ज्यादा है। मैं तो अपने जमाने में ये जितना आम देख रहे हो, टोकरी में जितना आम है, इससे 4 गुना, इसके 4 गुना के बराबर, चौगुना 4 गुना के बराबर आम एक समय में खा जाता था, एक ही वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात बिल्कुल अलग है, कि आप लोग परिश्रमी लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, आप ज्यादा इस तरह से ज्यादा खुराक ले करके, ज्यादा खा करके भी पचा सकते हैं। और शहर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा, उन्हें कठिन परिश्रम नहीं करना होता है, तो उनकी खुराक ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा नहीं पचा सकते। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हो गया। फिर बद्दू अपनी बेटी को इशारा करते हुए कहते हैं कि बेटी 4-5 आम जो सिंदूरी टाइप के, सिंदूरी कलर के जो 4-5 आम हैं, उसको लला को खाने के लिए दो। फिर सिंदूरी कलर का ही क्यों, क्योंकि सिंदूरी कलर का जो होता है एकदम पूरी तरह से पका हुआ और अच्छे किस्म की आम माना जाता है, जो काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए बंधु ने कहा जो सिंदूरी रंग का आम है उसको लेखक को दो, लला को दो। और फिर लला से पूछते हैं, लला देखो, खा कर देखो आम कैसा है। अभी यह आम इसी साल तैयार हुआ है, इस आम का पेड़ जो है पहली बार उसमें फल आए हैं, इसको देखो, इसका स्वाद कैसा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने हाथों में उंजली जो होता है इस पे लेकर के 4-5 आम अपने उंजली में रज्जो ने लिया और लेखक की तरफ बढ़ाया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठकना में सोचा रुकना। जैसे ही लेखक रज्जो की उंगली की तरफ आम लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो लेखक की जो नजर है रज्जो की कलाई पर, रज्जो की हाथों पर कुछ क्षण के लिए वहां रुक जाती है, उसकी नजरें वहां रुक जाती हैं, ठिठक जाती हैं। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना में सोचा सुंदर लगना। तो गोरी गोरी जो कलाइयां थी, यानी रज्जो एक गोरी लड़की थी, उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर एक सुंदर लड़की थी, उसके सुंदर सुंदर या गोरे रंग की कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और वह बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह का। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बदलू ने जब देखा कि लेखक जो है रज्जो के हाथों में लाख की जो चूड़ियां हैं उस पर उसकी नजर टिकी हुई है, इसको देखने के बाद बदलू ने लेखक को कहा कि ये आखिरी जोड़ा था। मैंने जब अपना काम बंद किया, या काम चूड़ी बनाने का मेरा जो काम था, मैंने चूड़ी जब बनाना बंद किया, उसका अंतिम जोड़ा मैंने यही बनाया था। और बनाया किसके लिए था? जमींदार के बेटी जो है, जो गांव के मुखिया जमींदार हैं, उनके बेटी के विवाह पर, उनके बेटी के अवसर पर बनाया था। शादी में वो मतलब उनकी बेटी को देंगे। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, इसके बदले में वो मुझे 10 आना, आप जानते होंगे कि 4 आना मतलब 25 पैसे, 10 आना तो 65.5 पैसे, या इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं। 8 आना 50 पैसे, तो 10 आना का मतलब 65.5 पैसे करीब। तो इस तरह से वो मुझे इसका दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, मैंने जोड़ा उनको
नहीं दिया। जोड़ा का मतलब दो जो मतलब कि चूड़ियां थी नहीं दिया। कहा शहर से ले जाओ। मैंने उनको बल्कि सलाह दिया कि आप भी शहर में अच्छी अच्छी कांच की चूड़ियां मिलती हैं, आप वहां से खरीद लो, वहां से ले लो। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बंधु ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बदलू ने लेखक को खाने के लिए जो आम दिए थे, उस आम को लेखक ने लिया और खाया। कुछ देर के बाद वहां से लेखक वापस अपने मामा के घर आता है। आने के बाद लेखक बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश था। खुश क्यों था कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी बदलू के रोजगार छिन गया था मशीनी युग में, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं था। मशीनी युग आने से उसके हाथ कट गए थे, यानी बेरोजगार हो गया, रोजी रोटी छिन गई थी। इसके बावजूद भी उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था। उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी जो है, वह कांच के चूड़ियों के समान कमजोर नहीं था, कांच के चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। तो यही होता है कि जब भी हमारे जीवन में बुरे दौर आते हैं, जब भी हमारे जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी डटकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यानी उससे हमें पूरे उत्साह के साथ या सकारात्मकता के साथ उस क्षण में हमें जीविका के लिए संघर्ष करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से कांतानाथ द्वारा लिखित यह एक छोटी सी जो कहानी है, इसको इस तरह से यह पाठ आज आपका समाप्त हुआ। इसकी व्याख्या को आप देख लेंगे और समझ लेंगे, और इस तरह से इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, इसका हम अगले जो है आपको इसका प्रश्न उत्तर पे अगले वीडियो में बातचीत करेंगे, या नहीं बात करते हैं वीडियो में, तो हम इसका आपको सामग्री, इसका संबंधित सामग्री हम आपको भेज देंगे, उसे आप नोट कर लेंगे।